तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या कर रहा है? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका मतलब ये कि जो सवाल दिया गया है उसको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में बना करके छोड़ देना है। देखिए पहला सवाल आपका कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब एक भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, भू मतलब भूमि, खंड मतलब टुकड़ा। तो भूमि का टुकड़ा किस आकार का है? तो आयताकार आकार का है और उसका क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद करा क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो खेत का क्षेत्रफल है, जो खेत का क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, मतलब जितना चौड़ाई होगा उसका दुगना और फिर एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई। अब चौड़ाई से कितना ये नहीं पता, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, जब x मीटर मान लिए तब आयताकार भूखंड की लंबाई कितना हो जाएगा? तो आयताकार भूखंड की लंबाई, उसमें बोला है जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई कितना? x का 2 गुना 2x हो गया प्लस 1, इतना मीटर क्या हो गया? आपका लंबाई हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब कि प्रश्न क्या कहता है, उसमें दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार मतलब आयत के आकार का, तो फार्मूला होता है, इसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 528। लंबाई कितना दिया है? 2x प्लस का 1। चौड़ाई कितना दिया है? x। 528 बराबर, अंदर गुणा कर दो, प्लस 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 हो गया, 2x का गुणा x में कर दिए 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया, x का गुणा 1 में कर दिए x हो गया। अब देखिए 528 को उधर लेके जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदलेगा, इधर प्लस का उधर माइनस का, इधर बचा क्या? 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, क्योंकि इधर प्लस का था उधर माइनस हो गया। इसी को यह करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए, अर्थात निरूपित कर दिए। यही आपका आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करती है सवाल आपको समझ में आया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत मतलब क्रम से। जैसे अगर एक क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से। जैसे मान लेते हैं एक संख्या 3 है, 3 के बाद अगला कौन आएगा? 4,
4 के बाद कौन आएगा 5, 5 के बाद कौन आएगा 6। ये कैसे आएगा क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आ रहे हैं। ठीक, जैसे एक क्रमागत संख्या मान लेते हैं हम लिख दिए 15। अब दूसरा क्रमागत क्या होगा, तो इसके जस्ट आगे आने वाली संख्या कौन सा होगा, तो 16। तो 15 के बाद क्रमागत संख्या कौन सा हो गया 16, 16 के बाद पूछेंगे 17, 17 के बाद 18। तो क्रमागत का मतलब ये होता है कि जो क्रम से आए। ठीक, हाँ एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, जैसे लिख दिया हम 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, 1 के बाद 2 आया, लेकिन आया कैसे, 1 जोड़ने पर। 2 के बाद 3 आया, आया कैसे, 1 जोड़ने पर। 3 के बाद 4 आया, आया कैसे, 1 जोड़ने पर। 4 के बाद 5 आया, आया कैसे, 1 जोड़ने पर। 5 के बाद 6 आया, 1 जोड़ने पर। 6 के बाद फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देखिए क्रमागत जो आ रहा है उसमें कितना जुड़ा है, 1 जोड़ दे रहे हैं तो उसके जस्ट अगले वाली संख्या मिल जा रहा है। जैसे 5 है, 5 में 1 जोड़ दिए 6 मिल गया। 3 है, 3 में 1 जोड़ दिए 4 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें एक क्रमागत संख्या पता हो जाए तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसके आगे आने वाली क्रमागत संख्या पता हो जाएगा दूसरा नंबर का। ठीक, तो देखिए अब सवाल में बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। एक चीज़ समझिएगा, धनात्मक, धनात्मक मतलब जो पूरा संख्या, जैसे 3 क्या है पूरा संख्या पूर्णांक है और प्लस में है तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है। 5 पूरा संख्या है, प्लस में धनात्मक पूर्णांक है। अगर ऐसे लिख देते हैं 5.1, 5.2, 5.3, ये क्या हो जाता है, ये अपूर्णांक कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूर्णांक आपको समझ में आया, धनात्मक समझ में आया और क्रमागत समझ में आया। अब हम बात करते हैं सवाल पे। देखिए सवाल आपका दूसरा नंबर वाला, देखिए सवाल में देखो दिया क्या है, दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब दोनों क्रमागत कौन कौन से ये चीज़ नहीं पता, लेकिन उनका गुणनफल कितना है 306 है। तो मानते हैं कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। जब पहली x मान लिए दूसरा क्या आ जाएगा, x में 1 जोड़ेंगे तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार देखिए पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनका गुणनफल कितना है 306। तो पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x है। दूसरा कितना है, x + 1 है। इनका गुणनफल मतलब गुणा होगा बराबर 306। इतना उम्मीद करते समझ में आया। अंदर गुणा कर दो, प्लस 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 हो गया, x का गुणा x में कर दिए, x² हो गया। प्लस 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 हो गया, x का गुणा 1 में कर दिए, x हो गया बराबर 306 हो गया। 306 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस का इधर माइनस का, तो ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 306। बचा क्या, 0। तो ये आपका लास्ट में समीकरण बन के आ गया x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम बताते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल 3 नंबर वाला क्या कहता है, सवाल कर रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन है और उसकी माँ है। उसकी माँ क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बोला है रोहन की माँ की आयु जो है, रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब रोहन जितना वर्ष का होगा उससे 26 अधिक उसका क्या होगा, उसकी माँ होगी। अब रोहन वर्तमान में है कितने वर्ष का, ये चीज़ नहीं पता। तो मानते हैं कि माना वर्तमान में रोहन की आयु, तो वर्तमान मतलब इस समय रोहन की आयु x वर्ष है। जब वर्तमान में रोहन की आयु x वर्ष है तो वर्तमान में उसकी माँ की आयु 26 वर्ष अधिक है। इसका मतलब x + 26 हो जाएगा। तो वर्तमान में माँ की आयु
माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 हो गया, इतना वर्ष हो गया। ठीक, अब उसमें कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद। अच्छा बताओ, अगर कोई व्यक्ति आज 10 साल का है तो 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का। इसका मतलब जब बाद का पूछेगा तो जोड़ेंगे। अगर पूछे कि 3 साल पहले कितने साल का रहा होगा तो 3 कम कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब बाद का पूछेगा तो जितना बाद का पूछे वर्तमान में उतना जोड़ दो, और जब पहले का पूछेगा तो जितना पहले का पूछेगा वर्तमान में से उतना कम कर देंगे। तो देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद को ही बोला जाता है पश्चात। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक, 3 वर्ष बाद माता की आयु, क्योंकि वो आयु बढ़ेगा, ऐसा होता है नहीं कि एक लोग का रुका रहेगा एक लोग का बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बाद माँ की आयु वर्तमान में कितना है, एक्स प्लस 26 है। 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दिए तो होगा एक्स प्लस 26 और 3 29 वर्ष हो गया। तो आया कितना, एक्स प्लस 29 वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार अब बोला है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। कितना, 360। किनका, रोहन की आयु का और माता की आयु का। कौन से आयु का, 3 वर्ष बाद का। तो रोहन का 3 वर्ष बाद का आयु कितना है, एक्स प्लस 3। माता का 3 वर्ष के बाद का आयु कितना है, एक्स प्लस 29। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु एक्स प्लस 3, 3 वर्ष बाद माता की आयु एक्स प्लस 29 बराबर गुणनफल मतलब गुणा कर दिए, कितना हो गया, 360 हो गया। अब देखो अंदर गुणा करो, प्लस 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 हो गया, एक्स का गुणा एक्स में कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 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 हो गया, एक्स का गुणा 29 में कर दिए, 29 एक्स हो गया। ठीक, प्लस 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 हो गया, 3 का गुणा एक्स में कर दिए, 3 एक्स हो गया, प्लस 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 हो गया, 29 का गुणा 3 में कर दिए तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 हो गया, और 3 दूनी 6 2 8 87 हो गया बराबर 360 हो गया। और हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स और 3 एक्स जोड़ दिए, कितना हो गया, 32 एक्स हो गया, प्लस 87 और 360 इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस का 87 माइनस का 360, अब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 87, उधार के 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3 हो गया, और उसके बाद यहाँ बचा कितना, 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 2 माइनस का 273 बराबर 0। इससे ज़्यादा तो हल हो नहीं सकता। यही आपका क्या हो गया आंसर, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 32 एक्स माइनस का 273 बराबर 0। तो ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हटाते हैं इसको। तो देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 4 नंबर वाला। देखिए सवाल कर रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करें। देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, मतलब दूरी कितना है, 480 किलोमीटर। तो जब तय कर रही तो कुछ ना कुछ चाल होगा, जितने चाल से तय कर रही है उसके अगले वाले में क्या हुआ, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो गया तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब अब जो समय लग रहा है 3 घंटा अधिक ले रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जब चाल कम नहीं था
उस समय 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में जितना समय ले रही थी रेलगाड़ी, दोबारा जब चाल को कम कर दिए तो इतने दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ली। ये बात तो कन्फर्म है, जब चाल कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो देखिए हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब रेलगाड़ी की चाल है कितना नहीं पता, मानते हैं कि माना। देखो पहले दिया है क्या क्या उसको लिख लेते हैं। दिया है कुल दूरी दिया है 480 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। अब समय निकालते हैं, क्योंकि दूरी हमें पता है, चाल पता हो गया, समय निकालते हैं। जब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी तो 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लेगी। तो समय बराबर फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय कितना है नहीं पता, दूरी कितना दिया है 480, चाल कितना है तो x, इतना घंटा आ गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो समय कितना लगेगा 480 बटे x घंटा। लेकिन अब कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो अब नया चाल क्या हो जाएगा। तो रेल गाड़ी की नया चाल कम कर दिए। पहले चाल कितना था x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। देखिए दूरी तो बदला नहीं है, दूरी उतना दिया है। अब समय कितना लगेगा उसको निकाल लेते हैं। तो वही फार्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय कितना दिया है ये नहीं पता, निकालना है। समय दूरी कितना 480, चाल कितना, अब ये वाला चाल लिया जाएगा कम वाला, x माइनस इतना घंटा समय आ गया। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार अब देखिए उसमें क्या रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेती है। पहले समय इतना लग रहा था, अब समय इतना लग रहा है। ये समय कितना 3 घंटा कम है। तो पहले समय कितना लग रहा था 480 बटा x, अब समय कितना लग रहा है 480 बटा x माइनस 8। और ये समय 3 घंटा अधिक है। जब ये 3 घंटा अधिक है तो 3 घंटा इसमें जोड़ दो, अब समय बराबर हो गया। नहीं समझ में आया। देखिए पहले समय इतना लग रहा था, अब समय इतना लग रहा। ये वाला जो समय है ये आपका ये 3 घंटा अधिक है। जब ये 3 घंटा अधिक है इसका मतलब पहले और अब वाला समय बराबर तो नहीं है। ये तो 3 घंटा इसको कम करो तब पहले समय के बराबर हो जाएगा। ये फिर पहले वाले समय को 3 घंटा बढ़ा दो तब जाके बराबर हुआ। तो हम पहले वाले समय को 3 घंटा बढ़ा दिए, अब क्या हो गया दोनों समय आपस में बराबर हो गए। अब देखिए 480 बटा x है, इसको उधर ले जाओ तो इधर बचा कितना 3 बराबर 480 बटा x माइनस 8, ऐसे रहने दिए। इधर प्लस का तो इधर हो जाएगा 480 बटा x माइनस का। उम्मीद करते कि ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया। देखिए थोड़ा सा इसकी शॉर्ट लीजिए, जगह कम है, उसके बाद फिर आगे पेज पे बताते हैं। तो देखिए आगे समझिए। तो 3 बराबर ऊपर देखिए कितना कॉमन है 480 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 1 बटा x माइनस 8 माइनस 1 बटा x बचा। और सॉल्व करते हैं इसको। देखो 480 इधर गुणा में है इधर भाग में, तो हो जाएगा 3 बटा 480 बराबर 3 गुणा कर दो, x का गुणा 1 में तो x हो गया, माइनस x का गुणा 1 में कर दिए तो x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 का गुणा 1 में कर दिए 8 1 के 8 हो गया, और नीचे
प्लस 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 हो गया, एक्स का गुणा एक्स में कर दिए, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स का गुणा 8 में कर दिए, 8x हो गया। इतना समझ में आया। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, और देखिए ये कटेगा 3 इक्के और 3 इक्के 3, बचा कितना 1, 18 हो गया, 3 छक 18, ये हो जाएगा 160 बराबर 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। फिर ये गुणा कर दो, बीच में बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा जब 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो गया बराबर 8 का गुणा 160 में करेंगे तो 8 0 में 0 हो गया, 8 छंग 48, 8 हासिल 4 हो गया, 8 का 8 4 12 हो गया। इतना हुआ। अब देखिए 1280 को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर प्लस का है तो इधर हो जाएगा माइनस का 1280 बराबर 0। तो ये आपका लास्ट में समीकरण क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बताना था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके अर्थात व्यक्त करके छोड़ देना था, आंसर नहीं निकालना था। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आपका प्रश्नावली 4.1 यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे बताएंगे